किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बजट सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है। हमारे संविधान में बजट शब्द कहीं नहीं लिखा हुआ। अगर हम आर्टिकल 112 को देखते हैं तो उसमें बजट की जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है। फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट बजट को लोकसभा में प्रेजेंट करते हैं। ये एनुअल एक्सरसाइज है, हर साल होती है एक्सरसाइज, और बजट हमारी इकोनॉमी की प्रोग्रेस को दिखाता है या हम किस तरह से आगे अपनी इकोनॉमी को ले जाएंगे, ये सब हमें बताता है। सो देखते हैं कि 2025 और 26 का जो बजट है वो किस तरफ हमें लेकर जाता है, क्या उसका फोकस एरिया है। अगर हम फोकस एरिया की बात करते हैं बजट के, तो बजट के फोकस एरिया में पहला फोकस एरिया है हमारा जीरो पॉवर्टी, दूसरा हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, तीसरा हम अफोर्डेबल हेल्थ केयर, हर एक को जो भी पुअर है उसको हम हेल्थ देना चाहते हैं, स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, विमेन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, हम विमेन का क्योंकि 50% विमेन पॉपुलेशन है तो हम उसका पार्टिसिपेशन इकोनॉमी में इंश्योर करना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारा फार्मर्स प्रोस्पेरिटी, क्योंकि फार्मिंग सेक्टर आज भी बहुत ज्यादा है, आज भी एग्रीकल्चर पे जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, तो हम उसकी प्रोस्पेरिटी चाहते हैं। अगर हम थीम की बात करें तो इस बजट की जो थीम है वो है सबका विकास। जब हम सबकी बात करते हैं मींस इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि हर सेक्शन जो रिमोटेस्ट पार्ट में भी आदमी रह रहा है वो भी डेवलपमेंट के फ्रूट्स को एंजॉय करे। बात आती है कि हम नेक्स्ट अगर हम बात करें सिंपली अगर हम देखें तो मेजर जो हमारे इस बजट का फोकस है वो फोकस है एग्रीकल्चर सेक्टर, पर, एमएसएमई पर, इन्वेस्टमेंट पर और एक्सपोर्ट्स पर। इंडिया क्या है अगर हम देखते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस आज भी सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट यही दे रहा है देश में। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो स्टेट के पास इतना फंड नहीं है कि वो सिर्फ स्टेट के इन्वेस्टमेंट से देश डेवलप हो सके, सो हमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है। नेक्स्ट एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो हम आत्मनिर्भर भारत बनना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया आज भी सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, सो हम इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इंडिया में चीजें डेवलप हो और हम एक्सपोर्ट लेड कंट्री बने, ना कि इंपोर्ट। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो आज भी है, तो हम उस ट्रेड डेफिसिट को ट्रेड सरप्लस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है 2047 तक हम भारत को एक विकसित भारत बना देना चाहते हैं। हमारे टारगेट है कि हम 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च कर दें। हमारा टारगेट है कि हम 2070 तक नेट जीरो एमिशन करें, मींस हम जितना कार्बन एमिशन करते हैं उतना हम एब्जॉर्ब कर सकें। हमारे बहुत एम्बिशियस टारगेट हैं, उसके लिए हमें इन 4 सेक्टर पे वर्क करने की जरूरत है और हमारा पूरा बजट इन 4 सेक्टर को बूस्ट करने में लगा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बोलते हैं, क्योंकि हम 2047 तक भारत को विकसित भारत में परिवर्तित कर देना चाहते हैं, चेंज कर देना चाहते हैं। कोई भी इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कोई भी देश जो है वो सिर्फ मिट्टी से नहीं बनता, वो देश अगर बनता है तो वहां के लोगों से बनता है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम वहां के लोगों में इन्वेस्टमेंट करें, अपने लोगों में इन्वेस्टमेंट करें, उनको ह्यूमन से ह्यूमन रिसोर्स में ट्रांसफॉर्म करें। तो अब हम पहले सेक्टर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर की। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में किया गया है, जो केसीसी की लिमिट थी, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी, पहले 3 लाख हुआ करती थी, अब उस लिमिट को हमने 5 लाख कर दिया है। इससे जो फार्मर्स हैं उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, उनको इजी क्रेडिट मिलेगा, क्रेडिट एक्सेस होगा, प्लस उस पे क्योंकि केसीसी पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 4% होता है, तो 4% अगर 5 लाख रुपए का एक साल अगर हम 4% लेते हैं तो 20,000 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फार्मर्स क्या कर सकते हैं, उस पैसे को यूज कर सकते हैं, उससे बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं, उसको एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं। लेकिन हमेशा मैं सजेस्ट करता हूं कि किसी भी फार्मर को अगर लोन लेना चाहिए तो वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लेना चाहिए रेदर देन उसको कंजम्पशन पर्पस के लिए। ऐसा नहीं कि 5 लाख लोन निकाल के शादी कर दी बेटी की, अगर बेटी की शादी कर दी तो वो खर्च हो गया, वो खत्म हो गया, फिर वो आपके ऊपर लोन ही बन जाएगा। तो अगर 5 लाख रुपए आप लोन ले रहे हैं किसी से, तो उससे क्या करिए, उसको इन्वेस्टमेंट करिए, उससे कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लीजिए, उससे डेयरी फार्मिंग कर लीजिए, उससे पीसी खर्चे कर लीजिए, कुछ ऐसा करिए। दूसरी बात आती है फार्मर्स की, क्योंकि पहली बार ये मखाना बोर्ड इन बिहार की बात की गई है कि हम मखाना को इंटरनेशनली प्रमोट करेंगे, क्योंकि बहुत न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है, तो उसके लिए बिहार में बोर्ड बनाने की बात की गई है। न्यूट्रिशियस वैल्यू होने की वजह से उसको प्रोसेस करके अगर मार्केट वैल्यू करें तो बहुत ज्यादा वैल्यू मिलती है, इससे फार्मर्स की इनकम डबल हो जाएगी। हम फार्मर्स को
अन्नदाता बोलते हैं, तो वो अन्नदाता भी देगा और फार्मर्स को हम सब्सिडी, अगर हम सोलर सेल में भी सब्सिडी देते तो हम उसे ऊर्जादाता भी बनाना चाहते हैं, अन्नदाता भी हो और ऊर्जादाता भी हो। उसकी इनकम को हमारी सरकार डिटरमाइंड है कि उसकी इनकम को किसी तरह से भी डबल किया जाए। अगर 10 करोड़ फार्मर फैमिली है तो उनकी प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर किया जाए, इस पे मेन फोकस है हमारे बजट का। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एमएसएमई सेक्टर की बात करते हैं, तो एमएसएमई सेक्टर में अगर हम देखते हैं तो क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दी गई है, जो कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड है 5 लाख तक की लिमिट दी गई है। प्लस ये भी बोला गया जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स होंगे उनको 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को, वो विमेन हो, एससी कैटेगरी से हो, एसटी से हो, तो उनको न्यू स्कीम के अंडर दिया जाएगा और 2 करोड़ टर्म लोन प्रोवाइड किया जाएगा नेक्स्ट 5 ईयर्स में। ये एमएसएमई सेक्टर के लिए एक बूस्ट का काम करेगा, क्योंकि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को विदाउट सरकार के सपोर्ट, बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि बाहर की जो कंपनीज आती हैं उनके पास फाइनेंशियल मसल बहुत ज्यादा होती है, उनकी टेक्नोलॉजिकल नो हाउ बहुत ज्यादा होता है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस होती हैं वो। और हमारी जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, अगर सरकार उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करेगी, गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट नहीं करेगी, तो वो उनको बचाया नहीं जा सकता, वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएंगी। तीसरा पॉइंट आता है, अगर हम नेक्स्ट सेक्टर की बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो फोकस एरिया है वो हम, क्योंकि मैंने बोला कोई भी देश जमीन, पहाड़, नदियां इनसे नहीं बनता, देश लोगों से बनता है। और जब तक हम अपने लोगों को, अपने ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स में ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, तब तक वो हमारे ऊपर लायबिलिटी ही बना रहेगा, एसेट नहीं बन पाएगा। सो गवर्नमेंट ने स्पेशली इस पे ज्यादा फोकस किया है कि हम लोगों पे इन्वेस्ट करें। और अगर हम लोगों को इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि लोगों से ही देश बनता है, लोगों पे इन्वेस्ट करेंगे तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसकी हेल्थ के लिए पोषण 2.0 शुरू किया है। आईआईटीज की कैपेसिटी को एक्सपेंड करने की बात की है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं उसमें डे केयर कैंसर सेंटर्स होंगे। भारतीय भाषाओं में बहुत सारी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि जो प्राइमरी लेवल या सेकेंडरी लेवल पे जो पिछड़े लोग हैं उनको भी आगे लाया जा सके। नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग बनाया जाएगा, स्किल्ड एम्प्लॉयड लोग हम अपने देश में पैदा करेंगे, देश में बनाएंगे। अटल टिंकरिंग लैब्स की बात की गई है कि 50,000 लैब्स को सेटअप किया जाएगा गवर्नमेंट स्कूल्स में, क्योंकि हम चाहते हैं ज्यादा पुअर सेक्शन जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, तो उन बच्चों के अंदर स्किल डेवलप की जा सके, उनके अंदर इनोवेशन किया जा सके, उनके अंदर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप कर सके। सो इसलिए गवर्नमेंट कर रही है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी हर गवर्नमेंट स्कूल को, इवन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की भी बात की गई, उनको भी कनेक्ट किया जाएगा। मेडिकल एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा, और मेडिकल एजुकेशन में तो ये भी टारगेट किया गया कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में 75,000 सीट्स और क्रिएट की जाएंगी, यानी नीट के बच्चों के लिए और खुशी की बात है, ज्यादा लोग डॉक्टर्स बनेंगे। हमारी जो डॉक्टर और पेशेंट की जो रेशियो है उसको हम ठीक है कम कर पाएंगे। प्लस इसके बाद अगर देखते हैं वेलफेयर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो होते हैं उनके लिए भी अच्छा बोला गया इसमें, और बोला गया कि उनके रजिस्ट्रेशन होंगे, उनको भी पीएम जन आरोग्य योजना के थ्रू हेल्थ केयर बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, ये इन्वेस्टिंग ह्यूमंस की बात थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर हम जल जीवन मिशन में हमने बोला कि हमने अपना जो पहले 2024 तक टारगेट था, अब हमने उस टारगेट को 2028 तक कर दिया कि हम टैप्ड वाटर हर हाउस होल्ड को 2028 तक पहुंचाएंगे, 100% कवरेज करेंगे। जल जीवन मिशन, एवरी पर्सन विल गेट 100% टैप्ड वाटर बाय 2028, ये गवर्नमेंट ने किया है। नेक्स्ट इज उड़ान स्कीम, रीजनल कनेक्टिविटी के लिए हम उड़ान स्कीम को प्रमोट कर रहे हैं इस बजट में। तो 120 न्यू डेस्टिनेशन एंड कैरी 4 करोड़ पैसेंजर्स इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, ये बात की गई इस बजट में। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसमें, सो जीन बैंक फॉर क्रॉप्स उसकी बात की गई, ज्ञान भारतम मिशन की बात की गई है। नेक्स्ट रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन के लिए बोला गया कि 20,000 करोड़ का एलोकेशन किया जाएगा। नेशनल जियो स्पेशल मिशन की बात की गई है, जिससे पीएम गति शक्ति मिशन को फैसिलिटेट किया जाएगा, मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, लैंड रिकॉर्ड्स प्रिपेयर किया जाएंगे, अर्बन प्लानिंग की जाएगी। ये सारी चीजें गवर्नमेंट इसलिए कर रही है जिससे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो ज्यादा अच्छा हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो उससे क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी बूस्ट करेगी। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा से बोलते आए हैं कि रोड्स आर द गेटवे ऑफ द डेवलपमेंट। मैं हमेशा बोलता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर आर द गेटवे ऑफ द डेवलपमेंट। आप इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे तभी हमारी इकोनॉमी आगे बूस्ट कर सकेगी। तो बजट इस पे बहुत फोकस करने की कोशिश कर रहा है,
और ये इनका फोकस एरिया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रमोटिंग एक्सपोर्ट के लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि हमारी कंट्री को मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहिए, जिससे कि हम एक्सपोर्ट कर सकें। अभी तो हम इंपोर्ट करते हैं, चाइना पे डिपेंडेंट रहते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए। सो अगर हम चाइना से टक्कर लेना चाहते हैं, चाइना के साथ कंपीट करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे हमें अपना सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग, इंडिजिनस डेवलपमेंट करना पड़ेगा, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर हम देखते हैं इसको, बात आती है कि हमारा पैसा, अब ये जो ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट जो बना हुआ है पाई चार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर हमारा पैसा आता कहां से। सो अगर हम देखते हैं इनकम देखते हैं, सो सबसे ज्यादा इनकम हमें जो हो रही है, अगर 1 रुपए में हम इनकम देखते हैं तो उस रुपए में इनकम अगर हम देखें तो 1 रुपए का 24% यानी 24 पैसा हम बोरोइंग से ले रहे हैं, लाइबिलिटीज है वो हमारे ऊपर, हम लोन ले रहे हैं, वो 24 पैसे का लोन ले रहे हैं। दूसरा क्या है, इनकम टैक्स से हमें 22% मिल रहा है, 22 पैसा मिल रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स से हमें 17 पैसा मिल रहा है। पहले कॉर्पोरेट टैक्स का परसेंटेज ज्यादा था 1 रुपए में, लेकिन अब किसका सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा बोरोइंग कर रहे हैं, हम लोन ले रहे हैं, लाइबिलिटी बन रही है। उसके बाद दूसरे रैंक पे इनकम टैक्स है, तीसरे रैंक पे हमारा कॉर्पोरेशन टैक्स है, फिर उसके बाद जीएसटी से हमें 18% का ही कलेक्शन हो पा रहा है, यूनियन एक्साइज टैक्स से 5% का कलेक्शन है, हमारा कस्टम से 4% का कलेक्शन है, नॉन टैक्स रिसीव जैसे फीस हो गया या इन चीजों से, जैसे सर्विसेज गवर्नमेंट बहुत प्रोवाइड करती है तो उनको नॉन टैक्स रिसीट बोलते हैं, उनसे जो हमें जनरेट होता है वो 9% होता है। और 1% की अगर हम बात करें तो नॉन डेट कैपिटल रिसीट बोलते हैं। नॉन डेट कैपिटल रिसीट का मतलब गवर्नमेंट के पास कोई जमीन है, उसने बेच दिया, ठीक है, मान लीजिए डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, कोई पीएसयू था उसमें डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उससे जो रिसीव हो रहा है वो सिर्फ 1% रिसीव हो रहा है। तो अगर 1 रुपए की बात करें तो सबसे ज्यादा 24 पैसे हम किससे ले रहे हैं, बोरोइंग से ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, देश पे लायबिलिटी बढ़ रही है, तो ये बहुत अच्छा नहीं है इकोनॉमी के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं एक्सपेंडिचर का चार्ट देखते हैं अपना, तो सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर अगर हमारा हो रहा है, क्योंकि हम लोन ज्यादा ले रहे हैं, तो सीधी सी बात है अगर आप लोन ज्यादा ले रहे हो तो इंटरेस्ट भी तो पेमेंट करना पड़ेगा, तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हम 20% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। पैसा 20 पैसा 1 रुपए में से अगर हम खर्चा करते हैं 1 रुपए, तो 20 पैसे हम किस पे खर्च कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे खर्च कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, 8% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पे खर्च कर रहे हैं। स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, उसमें अगर देखें तो 22% कर रहे हैं। फाइनेंस कमीशन अगर कुछ बोलता है तो उस पर 8% दे रहे हैं हम। डिफेंस पे 8% खर्च हो रहा है। डिफेंस पे हमारा जो परसेंटेज है वो 8% का है, जबकि डिफेंस नॉन डेवलपमेंटल है, उससे कोई खास डेवलपमेंट नहीं होने वाला। बट डिफेंस पे क्योंकि हमारा कंपल्शन है, हम एक तरफ पाकिस्तान से घिरे हुए हैं, एक तरफ चाइना से घिरे हुए हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी इंश्योर करना है, टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, तो उसके लिए डिफेंस पे 8% का खर्चा हमारा हो रहा है। नेक्स्ट देखिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स पे 16% का एक्सपेंडिचर है, 6% एक्सपेंडिचर मेजर सब्सिडीज पे हमारा। तो ये चार्ट शो करता है कि सबसे ज्यादा पैसा हम रिसीव जो कर रहे हैं वो कर्ज ले रहे हैं, और जो हम खर्च कर रहे हैं वो हमें इंटरेस्ट पेमेंट पे जा रहा है। 20% हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, उस इंटरेस्ट देने से कोई फायदा थोड़ी होने वाला है, वो डेवलपमेंटल नहीं है, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, उससे देश में कोई डेवलपमेंट, वो तो इंटरेस्ट में ही जा रहा है, वो तो उस जिससे हमने लिया है उसी को दे रहे हैं, हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा उससे। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं इसमें एक्सपेंडिचर का चार्ट अगर हम देखें, तो इस चार्ट को देखने पे देखो आपको साफ क्लियर हो जाएगा कि डिफेंस सेक्टर में खर्चा सबसे ज्यादा 4,91,732 करोड़। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट पे खर्च है, चलो ये तो अच्छी चीज है कि रूरल एरिया का डेवलपमेंट होगा, इनइक्वालिटी कम होगी। होम अफेयर्स यानी पुलिस लॉ एंड ऑर्डर पे खर्चा तीसरे नंबर पे। ये एक्सपेंडिचर और ये एक्सपेंडिचर नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, इससे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, ना सोशल डेवलपमेंट हो रहा, ना इकोनॉमिक। बम फेंक दिया आपने, फूट गया, पैसे खर्च। मिसाइल आपने लॉन्च की, कुछ नहीं फायदा, जिसको मरना था मर गया, बात खत्म, उससे कोई समाज में डेवलपमेंट नहीं हो रहा। सो डिफेंस एक्सपेंडिचर और होम अफेयर्स की बात करें तो दोनों के दोनों क्या है, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। एजुकेशन सेक्टर पे खर्च हो रहा है, हेल्थ पे एजुकेशन से कम हो रहा है। अर्बन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, सबसे कम आप देखिए ये सोशल वेलफेयर पे देखिए 60,052 करोड़। साइंटिफिक डिपार्टमेंट, हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सबसे कम बजट, सबसे कम हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च कर पा रहे हैं। जितनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो सबसे ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च कर रही हैं। That's why they are innovating new technologies. That's why they are selling the new technologies to rest of the world. So simply हमारे पास, और ये हमारा कंपल्शन है, it is all because we are surrounded by the countries like Pakistan and China. And maritime, we have to ensure the maritime security because we are surrounded by Indian Ocean from 3 sides.
So that's why we have to spend more amount of money in defense, and this is because this is out of compulsion. इसका कोई सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं कर सकते हम इसे। और दूसरा है, क्योंकि एक अगर इस सेक्टर को देखें, होम अफेयर्स को देखें, क्योंकि हमारे पास 140 करोड़ लोग हैं, तो 140 करोड़ लोगों को मैनेज करने के पुलिस पे खर्चा करना पड़ेगा, रॉयट्स होते हैं, कहीं पे कम्युनल वायलेंस होता है, बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ पर इंटरनल टेंशन आती हैं, इतने कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, तो पुलिसिंग में भी बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में खर्चा होता है, वो भी डेवलपमेंटल नहीं है, वो भी नॉन डेवलपमेंटल। सो ये पैसा हमारा कंपल्शन हमें खर्च करना ही पड़ेगा क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेन फोकस कर रही है कि हम ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिसोर्स है हमारे पास, उसको हम स्किल्ड करें, उससे एम्प्लॉयमेंट हो, हमारे बच्चे यहाँ से अगर बाहर भी जाते हैं, ब्रेन ड्रेन भी होता है, तो वहां से रिमिटेंसेस भारत में सेंड करेंगे, रिमिटेंसेस भारत में आएंगे, न्यू टेक्नोलॉजी सीख के आएंगे, तो यहां टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करेंगे। तो इस तरह से बजट जो है एक प्रोग्रेसिव बजट है। बजट हमेशा एक विजनरी सोच लेकर आता है, एक विजन लेकर आता है। तो हमारा जो बजट है वो 4 सेक्टर पे मेन फोकस कर रहा है। नंबर 1 इज एग्रीकल्चर, नंबर 2 MSME, नंबर 3 इज इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हम इंकरेज कर रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इंकरेज कर रहे हैं। एंड 4th सेक्टर इज दैट इज, अगर हम देखते हैं तो हम एक्सपोर्ट की तरफ कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो तो एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके। सो ये मेन फोकस है। ओवरऑल अगर बजट को देखा जाए तो एक प्रोग्रेसिव है। और इससे सबसे बड़ी बात इसमें अगर आप देखोगे तो एक फायदा ये हुआ है कि आपने सुना होगा, बहुत आजकल न्यूज चल रही है, एक तो ये 3 लाख से 5 लाख KCC की लिमिट कर दी है, उससे भी ज्यादा है। ये वीडियो आप ये देखिए, आप इसमें है क्या कि 12 लाख का टैक्स एग्जम्पशन है, क्योंकि नई जो टैक्स रिजीम आई है उसमें 0 से 4 लाख पे निल, 4 लाख से 8 लाख पे 5%, 8 लाख से 12 लाख पे 10%, 12 लाख से 16 लाख पर 15%, और 16 लाख से 20 लाख पर 20%, और 20 लाख से 24 लाख पे अगर हम देखें तो 25% है, और 24 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम है तो उसके बाद फिर आपका 30% है। ये न्यू टैक्स रिजीम आई है, न्यू टैक्स स्लैब बनी है। अब इसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि 12 लाख तक आपको कुछ नहीं देना, कोई टैक्स नहीं देना। एक्चुअली 12 लाख तक हुआ क्या है कि 80,000 की छूट है आपको टैक्स में। अब अगर 12 लाख तक आप कैलकुलेट करो तो 4 लाख से 8 लाख तक की अगर बात करें तो उसमें कितना हो गया, 5%, यानी 4 लाख पे 5% कितना हो गया आपका 20,000। 8 लाख से 12 लाख की बात करें, 4 लाख पे 10%, तो उसका कितना हो गया 40,000। तो 20,000 और 40,000 60,000 टैक्स हुआ, आपको 80,000 की छूट दे रखी है। तो 60,000, 80,000 में से 60,000 माइनस कर दिया, कुछ नहीं, आपको कुछ देना ही नहीं है। फिर उसके बाद सरकार ने यह भी बोला है, गवर्नमेंट ये भी बोल रही है कि 12 लाख पे 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी देंगे। तो मींस आपको 12,75,000 तक कुछ नहीं देना है। बट अगर इस पीपीटी को देखें या इस इमेज को देखें तो सबसे बड़ी बात है, गब्बर सिंह ये बोल रहे हैं मैडम से कि आप ये बताइए 12 लाख आएंगे कहां से? 12 लाख तो हम कमाते ही नहीं है। बेचारा इसका चेहरा देखिए कितना दुखी है कि 12 लाख आएंगे कहां से, क्योंकि अब तो रामगढ़ भी नहीं है, तो कहां से ये वसूलेगा? तो इसकी इनकम कहां से जनरेट होगी? 12 लाख आम आदमी के पास आएगा कहां से? 12 लाख तो उनके पास आएगा जो 1 लाख रुपए हर मंथ कमाते हैं, या 1 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम है उनके पास, तो उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जो आम आदमी है 4 लाख 5 लाख 6 लाख कमाता है, उसके लिए तो कोई मतलब नहीं है इसका, उसको कुछ भी कोई फायदा नहीं होने वाला उससे। जो टैक्स दे रहा था वो क्या ही होगा उसका। तो लास्ट सेक्शन तो उसमें वैसे ही रह जाएगी। ठीक है।